एक अच्छी नौकरी की ख्वाहिश हर एक युवा देखता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो। हर एक पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, वो पैरों पे खड़े हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन सवाल यहां पे दोस्तों ये उठता है कि एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक बच्चे को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आज के टाइम पे आप डबल एमए, ट्रिपल एमए या 4 बार एमए कर लें, क्या उससे आपको गूगल में जॉब मिल जाएगी? कितनी बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पीएन की नौकरी के लिए ऐसे उम्मीदवार होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री करी होती है। अब इतनी सारी डिग्रीज इकट्ठे करने का क्या फायदा? क्या उससे आपकी नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है? ये ऐसी बातों को दोस्तों एनालाइज करेंगे हम आज के हमारे लीड आर्टिकल में, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी ने लिखा है, व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ। ये हिंदू में आर्टिकल आया है। सो दोस्तों, पहले तो आप सबको मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की एडिटोरियल की चर्चा में। डेट है आज की 3 जनवरी और आज 3 इश्यूज रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे। तो 2 आर्टिकल्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये इंडियन सोसाइटी से संबंधित है। एक तो यहां पे डिग्री वाली बात आ गई, व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ, और दूसरा जो आर्टिकल है ये भी हिंदू में आया है कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है भारत में प्रिजन के फुटप्रिंट को, कि भाई अगर प्रिजनर्स बढ़ रहे हैं तो डीकंजेस्ट करने के लिए क्या हमको और जेल खाने बनाने चाहिए, या एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिजनर्स के टुवर्ड्स। और एक आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे ये बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, ये भी हिंदू में आया है। और यहां पे बात करेंगे ओवर द बॉर्डर लाइन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे यहां पे हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे आप जानते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पहला आर्टिकल, व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ। तो यहां पे ना शुरुआत में आर्टिकल वैसे लिखा किसने है? कृष्ण कुमार जी ने लिखा है, जो फॉर्मर डायरेक्टर है एनसीईआरटी के। एजुकेशन से रिलेटेड काफी ये अच्छे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखते हैं, हिंदू में भी लिखते हैं और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, पत्रिकाओं में लिखते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल शुरू करने से पहले इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, केस स्टडी दी है। एक बच्ची की बात यहाँ पे कर रहे हैं जिन्होंने भी लॉ में ग्रेजुएशन करा था, बीए एलएलबी करा था। अब देखिए, आपने लॉ में ग्रेजुएशन करा, एलएलबी करा, तो उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप एमबीए की तैयारी करें, चाहे आप वकालत करें। अक्सर जो बच्चे बैचलर्स करते हैं लॉ में, उसके बाद वो वकालत करते हैं, वकालतनामा बनाते हैं, लिटिगेशन प्रैक्टिस करते हैं, मर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस बच्ची ने क्या कहा? इस बच्ची ने कहा कि देखो, अब मेरे को थोड़े सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि मैं वकालत करूं कि ना करूं। हो सकता है सेकंड थॉट्स इस करके आ रहे हो कि फैमिली में और कोई वकील ना हो, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई मास्टर डिग्री कर लूं लॉ के अंदर ही। अब अपनी लीगल प्रैक्टिस को और पोस्टपोन करने की उन्होंने यहां पे बात करी कि अभी मेरे को लगता है कि अभी अच्छी तरह से मेरे को पकड़ नहीं मिली है ये वकालत के सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो मैं अभी थोड़ा और पढ़ना चाहती हूं, मैं अभी मास्टर्स करना चाहती हूं अपनी डिग्री में। और क्या पता मास्टर्स करने के बाद 1-1.5 साल के बाद मेरे को और पकड़ मिल सके अपने सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद अगर मेरे को वकालत मेरी नहीं भी चलती है, लिटिगेशन की प्रैक्टिस मेरी नहीं भी चलती है, तो मास्टर्स करने के बाद मेरे पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगा कि मैं बाकी कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ सकती हूं या टीचिंग लाइन में जा सकती हूं। लेकिन दूर दूर तक उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि ये लॉ करने के बाद वो वकालत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसी दुविधा में सिर्फ ये बच्ची नहीं है, ऐसी दुविधा में और बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो इतनी डिग्रीज करने के बाद भी जॉब रेडी नहीं हो पाते हैं। अब यहां पे आगे कृष्ण कुमार जी किताब के बारे में बात करते हैं, डिप्लोमा डिजीज, जो कि आज से काफी साल पहले 1976 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने किताब लिखी थी, उनका नाम था रोनाल्ड डोर। और यहां पे देखिए, अब ये ऑलमोस्ट अब लगभग 50 साल पुरानी बात है ये, जब ये किताब लिखी थी, वहां पे उन्होंने तब ये बात कहा था कि ये जो फिनोमेना है कि भी ये जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात आती है, फोमो वाली बात आती है कि भी मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये भी कर लूं, डिग्रीज इकट्ठे करने वाली बात आती है, अपनी अलमारी में सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लिए, डिग्रीज इकट्ठी कर ली, ठीक है, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। तो ये जो सिचुएशन थी आज से 50 साल पहले भी प्रेवलेंट थी। और खास करके इस किताब के जो ऑथर हैं रोनाल्ड डोर, उन्होंने 3 देशों को स्टडी करा, 3 इमर्जिंग इकोनॉमीज को स्टडी करा। 1976 की बात हो रही है, श्रीलंका, साउथ कोरिया और जापान के। यहां पे जो नौजवान हैं, इनको यहां पे रेस लगी हुई है कि हम और डिग्रीज इकट्ठे करते रहे। अब यहां पे इस पर्टिकुलर किताब में इन्होंने इंडिया का तो मेंशन नहीं करा था, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि इंडिया में भी ये जो ट्रेंड है, खास करके लिबरलाइजेशन के बाद, एलपीजी एरा के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद, ये एक तरह से जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो फिनोमेना है कि भाई मैं और डिग्रीज इकट्ठी करूं और पढ़ाई करूं, उससे मेरी जॉब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये फिनोमेना हम पिछले 30 साल में ज्यादा देख रहे हैं।
लेकिन ये किताब जब लिखी गई थी तो यहां पे भारत को यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं स्टडी करा गया था। फिर 2018 में देव लहिरी ने ये किताब पब्लिश करी थी, द ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार, जहां पे बात करी गई थी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में डालते हैं, क्या क्या चैलेंजेस प्रिंसिपल्स फेस करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस टीचर्स फेस करते हैं। स्कूल्स में बुलिंग का कल्चर बहुत रहता है, बच्चे शो ऑफ बहुत करते हैं, तो उस चैलेंजेस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे एजुकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ये सब बातें इन्होंने इस किताब में लिखी थी। लेकिन जहां तक ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार की बात है, ये हम यहां पे फिनोमेना पिछले 30 सालों से काफी ज्यादा देख रहे हैं, जहां पे पेरेंट्स बहुत एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए। आज से 10-15 साल पहले हर पेरेंट कहता था कि देखो ऐसा है कि आर्ट्स तो बिल्कुल जो नालायक लोग होते हैं वो लेते हैं, कि आप नॉन मेडिकल लीजिए, मेडिकल लीजिए, फ्यूचर उसी में है, स्कोप उसी में है। अब देखिए आज के टाइम पे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा प्रमोट किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को। ये ट्रेंड आज से 15-20 साल पहले नहीं था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब से लिबरलाइजेशन का एरा आया है, तब से पेरेंट्स को भी इस बात की एंग्जाइटी है कि हमारे बेटे को जॉब मिल जाए। कहाँ जॉब मिले अब उनको ये नहीं पता होता, और कौन सा अच्छी फील्ड होगी उनको जॉब के लिए ये नहीं पता होता। लेकिन जो डिमांड है क्वालिफिकेशंस को बढ़ाने के लिए वो बढ़ रही है। एक यंग कैंडिडेट जो है, जो एक कोर्स में एनरोल्ड है, वो चाहता है कि मैं मल्टीपल और कोर्सेज करूं। किसी जमाने में एमबीए करना इतना कॉमन नहीं था, आज के टाइम पे हर कोई एमबीए है, बीटेक प्लस एमबीए हर किसी का कॉम्बिनेशन है। आज के टाइम पे लोग मेडिकल करने के बाद भी एमबीए कर रहे हैं कि शायद उससे हमको अच्छा पैकेज मिल जाए, उससे हमको अच्छी जॉब मिल जाए। तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा ही क्या, जब इतनी ज्यादा अनसैटिस्फैक्शन है लोगों के अंदर, लोग अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है। अब कोर्स स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो हम ऐसे कोर्सेज करें जहां पे हमको जॉब रेडी हम हो सकते हैं, जहां पे हम ऐसे कोर्सेज करने से हमको स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, हमारी स्किल्स और डाइवर्सिफाई हो सकती हैं। बुरी बात भी नहीं है। देखिए आज के टाइम पे जितनी ज्यादा स्किल्स हैं तो उतनी अच्छी बात है, उतना ही आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती भी है। लेकिन इस एंग्जाइटी को कैसे कंटेन किया जा सकता है? इस एंग्जाइटी के चलते लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज तो खैर आप घर बैठे यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी बढ़ा सकते हैं। आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के चाहे तो आईएएस भी बन सकते हैं, चाहे तो स्टॉक मार्केट के किंग भी बन सकते हैं, कुक बन सकते हैं, हेयर ड्रेसर बन सकते हैं, ठीक है, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अब ये सब चीजें एक्वायर करने के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, ओपन जमाना है। लेकिन इससे आर्टिकल में जो सेंट्रल बात करी गई है कि कोई गारंटी नहीं है इतनी डिग्रीज करने के बाद आप कोर्स स्पेशलाइजेशन कर पाएंगे या जॉब रेडी हो पाएंगे। कुछ ना कुछ चैलेंजेस या कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। एक चैलेंज जो बहुत बड़ा है, जो कि मैं मानता हूं, जिसको एलिफेंट इन द रूम हम कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा जिसको एड्रेस करना जरूरी है, कि आज के टाइम पे, आज 2023 आ चुका है, आज हम 30-35 साल हो चुके हैं लिबरलाइजेशन के टाइम को, लेकिन हम अपने कॉलेज को, अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री के साथ अच्छी तरह से लिंक नहीं कर पाए हैं। आपने चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी हो, जॉब आप फिर भी आईटी में ही कर रहे हैं। ये इश्यूज हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम में प्रेवलेंट है। तो क्या वो ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण बच्चे इतनी डिग्रीज एक्यूमुलेट करना चाहते हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फायदा जब आपको क्वालिटी इंप्लॉयमेंट नहीं मिल रही है? आपका देश बेशक 10% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, 12% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी जॉब्स तो अभी भी नहीं है जो कि आपके लाइफस्टाइल को इंश्योर कर सकें। वेल पेइंग जॉब्स आज के टाइम पे भी नहीं है। रिकॉर्ड है, भारत में लोग कम दाम में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वी हैव द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, लेकिन जो अंग्रेज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनीज हैं जो यहाँ पे काम आउटसोर्स करते हैं, हम कम दामों में काम कर रहे हैं, उनको इंडियन लेबर को हायर करना सस्ता पड़ता है। एक कैंडिडेट जो कि किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, कोई आईटी कंपनी में हो, चलो करना भी पड़ता है, सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है, नहीं तो आपकी जॉब खतरे में हो सकती है। सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन आप करी जा रहे हैं ताकि आपकी जो सुटेबिलिटी है जॉब के लिए वो और बढ़ सके। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि कैंडिडेट्स के माइंड में हमेशा एक डर रहता रहेगा कि भी मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। पैंडेमिक के बाद तो ये डर बढ़ चुका है। अब आपको अपने आप को अपग्रेड तो करना है टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी को आप लेकिन देखिए ऐसा ना कि अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में अपग्रेड कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आपको उसके लिए डिग्रीज ही करनी है। इंटरनेट का जमाना है, यहाँ पे बार बार ये बात कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब, वॉचिंग वीडियोज भी आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अब जॉब मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आ चुकी है। जैसे तेल के दाम की हम बात करते हैं, फूड प्राइसेस की बात करते हैं, कि जंग हो, लड़ाई हो, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, सीरिया का वॉर हो, तो वोलेटिलिटी आ जाती है, तनाव आ जाता है। तो जॉब मार्केट में भी तनाव देख रहे हैं।
और कहीं ना कहीं ये तनाव एक कारण बना है कि लोगों के अंदर एंजाइटी बढ़ रही है कि वो चाहते हैं कि भी मैं एक समय में ना मल्टीपल जॉब्स के लिए मतलब क्वालिफाइड हो जाऊं, कि यानी कि मैं बीटेक भी एक टाइम पे कर लूं, मैं बीए एलएलबी भी एक टाइम पे कर लूं, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं। तो आप एक टाइम पे इंजीनियर डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? आप एक टाइम पे इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, वकील भी बने। इतनी इनसिक्योरिटी, ऐसी इनसिक्योरिटी को एड्रेस किया कैसे किया जा सकता है? तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा? अब 80s में एक कंसेप्ट शुरू करा गया था ओपन लर्निंग का, कॉरेस्पॉन्डेंस, जो डिस्टेंस लर्निंग की हम बात करते हैं, आज के टाइम पे भी है कॉरेस्पॉन्डेंस टीचिंग की, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की हम बात करें, 80s में कंसेप्ट को इंकरेज करा गया था कि देखो प्रेशर बहुत पड़ता है खास करके उन बच्चों के ऊपर जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजियस हाउस होल्ड से आते हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको नौकरी लेने के लिए, वैसे तो 80s में प्राइवेट जॉब्स नहीं होती थी, सरकारी नौकरियां होती थी, लेकिन ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, खास करके जो पुअर हाउस होल्ड से आते हैं, कि जब तक आप डिग्री नहीं करेंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आइडिया यहां पे फ्लोट करा गया था डी लिंकिंग द डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स। दिस माइट बी अ गुड आइडिया टू रिड्यूस द प्रेशर्स ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एज वेल। और इसके चलते आर्ग्यूमेंट ये रखा गया था कि अगर जॉब्स को डी लिंक करा जाएगा फ्रॉम द फॉर्मल क्वालिफिकेशन, तो इसके चलते इट वुड डिस्करेज द यंग फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज। लेकिन इस आइडिया को बहुत रिलक्टेंटली परस्यू करा गया, बिकॉज देखिए अब यहां पे अगर अब पेरेंट्स ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पेरेंट्स का ये कहना था कि जब तक आप डिग्री पूरी अपनी फॉर्मल तरीके से प्राप्त नहीं करेंगे, सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और क्या गारंटी है? अब पेरेंट्स का ये कहना है आज के टाइम पे कि आप कोई बिल गेट्स तो है नहीं, आप कोई मार्क जकरबर्ग तो है नहीं कि आप अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके आप यहाँ पे फेसबुक खोल लेंगे या माइक्रोसॉफ्ट खोल लेंगे या कुछ भी खोल लेंगे। ठीक है, तो ये सेल्फ एजुकेशन के साथ आपको कितनी गारंटी है कि आप अच्छी जॉब ले पाएंगे? तो पेरेंट्स का ये कहना था कि नहीं, ये काम तो नहीं चलने वाला है, आपको फॉर्मल तरीके से एजुकेशन तो प्राप्त करनी पड़ेगी। Why did not delinking happen? तो यहां पे अगेन वही बात आती है, बच्चों को पता था कि भाई वो चूजी नहीं हो सकते हैं, पेरेंट्स तो नहीं बोलेंगे आप घर बैठ के। चलो आज के टाइम पे तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, उस समय में आज से 40 साल पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, शायद आपके जो पेरेंट्स होंगे उस वक्त कॉलेज में होंगे, तो उस वक्त तो ये सब नहीं था। अब कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज तो उस वक्त भी थे, आज भी थे। अब आज के टाइम पे इंटरनेट ने सेल्फ लर्निंग को इनेबल करा है, ठीक है, टू एन एक्सटेंट दैट हैज बूस्टेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। लेकिन अभी भी इस सब के बावजूद भी जो एक अट्रैक्शन है, जो हम कहते हैं ना एक अट्रैक्शन है, जो ल्योर है ऑफ फॉर्मल जॉब्स, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो क्राइसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स की भी यहां पे बात आती है। अब अगर हम अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, दे हैव सफर्ड सस्टेन्ड हॉलोइंग आउट ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स। अब वो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट यहां पे आ जाता है, वो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। मास एक्सोडस की बात आ जाती है कि भाई बाहर विदेशी यूनिवर्सिटीज में जाके वो पढ़ाई करेंगे, वहां पे उनकी जॉब प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, वहां से जाके अगर वो बीटेक करें, एमबीए करें या आर्किटेक्चर में कोर्सेज करें, उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, वेल पेइंग जॉब मिल सकती है। तो अब ये तो चैलेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि हम यहाँ पे लोगों को क्यों नहीं इंकरेज कर पा रहे हैं कि वो यहाँ पे पढ़ सकें। क्यों बच्चों को यहाँ पे बार बार सर्टिफिकेशंस और डिग्री करनी पड़ रही है? वो अपने एक ही कोर्स में अपना टैलेंट स्किल्स क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर जाना, उनका क्या? तो कुछ यहाँ पे चैलेंजेस हैं पर्टिनेंट टू हायर एजुकेशन, जो यहाँ पे कॉलमनिस्ट एड्रेस करना चाह रहे हैं। चलिए अगला आर्टिकल यहां पे बात करी जाएगी, टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज प्रेजेंट फुटप्रिंट। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, अगर हम संविधान दिवस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो हमारे प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना एक यहाँ पे एक तजुर्बा शेयर किया था, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने बहुत सारे जेल खाने अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री मैंने विजिट किए, और वहां पे मैंने हालात देखे जो कि वहां पे जो कैदी बैठे हुए हैं, जो कि वहां पे हो सकता है कि छोटे मोटे अपराध के लिए उनको जेल में रखा गया हो। उन्होंने ये बात हाईलाइट करी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं गरीब घर के, डिसएडवांटेजियस हाउस होल्ड से, जो सोशियो इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड हाउस होल्ड्स के, जिनको अपने मौलिक अधिकारों के बारे नहीं पता, लेकिन उनको जेल में रखा गया है बहुत लंबे समय के लिए, बहुत ही माइनर ऑफेंसेस के लिए। और उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो महंगे वकीलों को हायर कर सके, वो अभी भी गरीबी के साथ लड़ रहे हैं। हो सकता है कोई सोल ब्रेड विनर हो, ब्रेड अर्नर हो, जिसको जेल में डाल दिया गया हो छोटे मोटे अपराध के लिए, और उसकी बेल ना करवा पा रहे हो। तो हमारे प्रेसिडेंट जी ने कहा कि अगर हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर एक साथ होके इकट्ठे अगर काम कर सकें और कुछ कंक्लूजन निकाल सकें कि कैसे हम, अगर हमने तय करना है, अगर आज से 25 साल में, 24 साल में हमने विकसित भारत बनना है, तो हम अपने देश की प्रगति को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं। अगर अभी भी 2023-24 में हम ज्यादा जेल खाने बना रहे हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ ओवरक्राउडिंग,
तो यहां पे बात समझनी जरूरी यह है कि क्या ज्यादा जेल खाने बनाने से, ज्यादा प्रिजन्स बनाने से क्या हम जो इशू है ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स उसको एड्रेस कर पाएंगे, या हम ये बात कंसिडर करें, ह्यूमेन टच यहां पे लेके आए कि ऐसे कैदी भी हो सकते हैं जिनको अननेसेसरली इतने टाइम के लिए रखा गया है जेल में, उनको क्यों ना रिहा कर दिया जाए। आफ्टर ऑल सुधार का मौका हर किसी को देना चाहिए। इंसाफ किस तरह का हो? क्या इंसाफ दंड देने वाला हो या इंसाफ हो पुनर्वास वाला कि भाई नहीं, इंसान सुधर भी सकता है। तो जो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस वर्सेस रिहैबिलिटेटिव जस्टिस की जो डिबेट आ जाती है, उस चीज को यहां पे इन्होंने एम्फसाइज करा। तो बिल्डिंग मोर प्रिजन्स, इससे कुछ टाइम पहले जून 2022 में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने डायरेक्ट किया था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि भाई उनको यह कहा गया कि 1.6 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड एलोकेट किया गया था दिल्ली के प्रिजन डिपार्टमेंट को, ताकि डिस्ट्रिक्ट प्रिजन कॉम्प्लेक्स नरेला में बनाया जाए, जिसके लिए करोड़ों में बजट भी दिया गया था। लेकिन इस बात को जरा फिर से सोचा जाए। अब अगर हम फेज 1 ऑफ दिस प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 2 अप्रैल 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पे एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की बात करी गई है, जहां पे 250 से ज्यादा जो कैदी हैं रह सकते हैं। अब प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स के साथ इस डिजाइन को पास किया है। हाई वॉल्स बनाई जाएंगी बिटवीन द सेल्स के, जो जेलमेट्स एक दूसरे के साथ बात ना कर सके। ठीक है, चलो कुछ बातें जरूरी भी होती है, काफी सारे ऐसे कैदी होते हैं जो बहुत सीरियस क्राइम्स के लिए जेल में जाते हैं और वो जेल में बैठ के भी काफी कारनामे करते हैं, जेल में बैठ के भी बहुत सारे अपराध करते हैं, हमने देखा है। खास करके काफी ऐसे गैंगस्टर्स हैं, लेकिन हर कोई गैंगस्टर तो नहीं होता, काफी सारे छोटे मोटे कैदी भी होते हैं जिन्होंने छोटा मोटा अपराध किया हो। अब अपराध आप कहेंगे, लेकिन अब कोई अपराध बहुत गंभीर होता है, कोई इतना गंभीर नहीं होता। ये सब कुछ करने से क्या होगा? कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने से कैदियों के जो मौलिक अधिकार है वो वायलेट नहीं होंगे। फ्रेंच फिलोसोफर मिकेल फुकॉल्ट ये कहते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर है प्रिजन्स का, कि आप हाई एंड प्रिजन्स बना रहे हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बढ़ा रहे हैं, ये और ज्यादा जो मेंटल स्ट्रेस है कैदियों का वो ऐड होगा, और ज्यादा टॉर्चर होगा कैदियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रही हैं कि इस तरह का डिजाइन पास करने से जो दिल्ली की जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं, दिल्ली का जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एसेंशियली क्या कर रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, और मानसिक स्थिति जो है कैदियों की उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अगर एक दूसरे से बात ही ना कर सकें, इतनी लंबी लंबी दीवारें बना दें, हाई सिक्योरिटी वॉल्स बना दें, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पे भी असर पड़ सकता है। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो प्रिजन्स हैं हमारे देश में, दे आर स्टिल गवर्न्ड बाय द कॉलोनियल लॉज। प्रिजन्स एक्ट 1894 ये कॉलोनियल लेजिस्लेशन है जो कि ट्रीट करता है प्रिजनर्स को एज थर्ड क्लास सिटीजन, सब पार सिटीजन। अगेन बात यहां पे ये आती है कि इंसाफ की बात जहां पे आती है तो सोचने वाली बात है, इंसाफ कैसा हो, दंड देने वाला हो या पुनर्वास वाला हो। यह डिबेट आज भी बहुत रेलेवेंट है। और साथ के साथ ये जो पुराने कानून हैं अंग्रेजों के जमाने के, ये बहुत कास्टिस्ट हैं, जातिवाद यहां पे प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे जेल मैन्युअल्स हैं जो कि फोकस करते हैं ऑन प्योरिटी एज डिस्क्राइब बाय द कास्ट सिस्टम। जाति के हिसाब से कैदियों को काम बांटा जाता है। ये आज 2023 आ चुका है और देखिए कितना पुराना कानून अभी भी फॉलो किया जा रहा है। फिर काफी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, यहां पे इस आर्टिकल में कुछ रिपोर्ट्स का भी मेंशन करा है कॉलमनिस्ट ने, जहां पे ये पाया गया कि दलित और आदिवासी जो लोग हैं ये ओवर रिप्रेजेंटेड है इंडियन प्रिजन्स के लिए, और काफी ऐसे छोटे मोटे अपराधों के लिए इनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये भी एक्सप्लॉयटेशन वाली बात आती है। अंत में यहां पे कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की एडवाइस को जरा गौर से सुनिए, जो उन्होंने संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे उन्होंने जो कहा था कि भाई ज्यादा जेल खाने बनाना एक सोल्यूशन नहीं है, ज्यादा प्रिजन्स बनाना एक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमको और तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे ये जो ओवर क्राउडिंग प्रिजन्स में हो रहा है कैसे इसको कंटेन किया जा सकता है। तो जैसे कि कुछ सुधार यहां पे, कुछ मेजर्स जो यहां पे सजेस्ट करे गए हैं, जो बूढ़े कैदी हैं या जो बीमार हैं बहुत लंबे अरसे से, जिन्होंने 5-6 साल 4-5 साल की सजा काट ली, उनको रिहा कर दिया जाए। पेनल्टीज को रिड्यूस किया जाए। अगर किसी कैदी को बहुत लंबे समय के लिए जेल में रखने की सजा सुनाई गई है, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो क्यों ना उसको जल्दी रिहा कर दिया जाए, या ऐसे छोटे मोटे अपराध के लिए बेल अलाउ कर दिया जाए एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बिकॉज बहुत सारे जो कैदी होते हैं, मेजॉरिटी जो कैदी होते हैं गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो वकील को दे सके अपनी बेल के लिए। तो कुछ ऐसे यहां पे सुझाव दिए गए हैं, कुछ ऐसे मेजर्स दिए गए हैं। कंक्लूजन में प्राइमरी रीजंस व्हाई प्रिजन्स आर ओवर क्राउडेड इज बिकॉज, हम शायद यहां पे कॉलमनिस्ट थोड़ा एक चिंता का विषय यहां पे प्रकट करते हैं कि इंडिया हैज नॉट डन इनफ टू ट्रूली प्रिवेंट क्राइम। हमारी जो अप्रोच है क्राइम को लेके वो प्रिवेंटिव होनी चाहिए, ना कि रिएक्टिव। तो इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स में, प्रिजन्स बनाने में, हाई एंड प्रिजन्स बनाने में, ये बात सही नहीं रहेगी।
कॉलमनिस्ट कहना चाह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी जो एडवाइस है हमारे प्रेसिडेंट जी की, उसको थोड़ा गौर से सुनना चाहिए। चलिए, और यहां पे अंत में कोर्ट कही गई है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने की, तो रिसेंटली अभी जो हमारे रिटायर्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित, उन्होंने कहा था देखो कई तरह के लोग होते हैं, अगर आज कोई अपराधी है तो वो कल को एक संत भी बन सकता है, और जो आज के टाइम पे संत है वो किसी टाइम पे अपराधी भी था। तो ये मौका लोगों को मिलना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए। किसी ने अपराध किया है, सजा दो, लेकिन इतनी सजा भी ना दो कि वो बहुत ज्यादा हो, कि वो उसके मौलिक अधिकारों को ही वायलेट करे। तो ये कुछ बातें हैं जो इस आर्टिकल में करी गई हैं। लास्ट आर्टिकल, यहां पे हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था, अब अगर हम बॉर्डर विलेजेस की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस की बात करें, बहुत जरूरी विषय बन जाता है। ठीक है, हमारे देखिए पोरस बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, म्यांमार के साथ हो, चाइना के साथ हो। ठीक है, तो हमारे चैलेंजेस हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी जाता है इन चैलेंजेस को मेंटेन करने के लिए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, 24 घंटे उनको तैनात रहना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि बॉर्डर्स कुड बी परमानेंटली सिक्योर्ड ओनली अगर जब बॉर्डर विलेजेस हैं, अगर उनमें जो आबादी है, जो लोग वहां पे रहते हैं, वो राष्ट्रवाद की भावना के साथ वहां पे रहें। अमित शाह जी ने कहा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इन लोगों के साथ, बॉर्डर विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनके साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करें। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो स्कीम है आपको बताना चाहता हूं, अभी 2022-23 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस करी थी, जहां पे बात करी गई थी कि कैसे डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है बॉर्डर विलेजेस में। आपको याद होगा 2022 में 1 जनवरी 2022 को चाइना ने लैंड बॉर्डर लॉ इंप्लीमेंट किया था। लैंड बॉर्डर लॉ के चलते कहीं ना कहीं चाइना ने भी सेम बात कही थी कि कैसे हम बॉर्डर विलेजेस को डेवलप कर सकते हैं। चाइना ने एक और बात कही थी कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं, खास करके जो बॉर्डर चाइना का इंडिया के साथ अरुणाचल सेक्टर में लगता है, तो चाइना कोशिश कर रहा था कि वहां पे लोगों को हैबिटेट करने के लिए, कि वहां पे जाने के जो बॉर्डर विलेजेस में जो लोग रहते हैं वहां पे लोगों को सेटल करवाना, वहां पे बेसिक एमिनिटीज देना, मॉडर्न एमिनिटीज देना, इंटरनेट सर्विसेज देना, ताकि चाइना अपना जो क्लेम है इन बॉर्डर एरियाज पे और लेजिटिमेट कर सके। अब कहीं ना कहीं इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्कीम निकाली। तो यहां पे पहले हम मैप देख लेते हैं। यहां पे नदन बॉर्डर्स की बात करी जा रही, तो नदन बॉर्डर्स, अब यहां पे हमारे बॉर्डर्स, नदन बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ भी टच करते हैं, चाइना के साथ भी टच करते हैं, ठीक है, तिब्बत के साथ भी टच करते हैं। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जहां पे बात आती है, तो ये जो स्कीम है, दिस इज फॉर फंडिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस, जहां पे पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, सड़क ज्यादा नहीं है, ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि जो स्कीम है सिग्निफाई करेगा भारत सरकार की होलिस्टिक अप्रोच को, कि कैसे इन विलेजेस में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी आ सकती है। चाइना भी ये कोशिश कर रहा है, खास करके जैसा आपको मैंने बताया उन विलेजेस पे जो कि अरुणाचल के बॉर्डर को टच करते हैं। अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जो कि कवर करता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉर्डर रीजन्स। लेकिन ये हमको भी क्लियर नहीं हुआ कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये कैसे डिफरेंट है BADP से, यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान से, ये अभी हमको क्लियर नहीं हुआ। तो अगेन VVP यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, दिस इज एम्ड एट इनहैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस जो कि इंडिया के बॉर्डर के साथ लाई करते हैं विद चाइना, खास करके उन राज्यों में, जैसे अगर हम LAC की बात करें, है ना, तो LAC में जो वेस्टर्न सेक्टर है वो कहां से शुरू होता है, लद्दाख सेक्टर से शुरू होता है। फिर आपका मिडिल सेक्टर जो आता है उसमें हिमाचल और उत्तराखंड आ जाते हैं। ईस्टर्न सेक्टर ऑफ LAC में आपका अरुणाचल आ जाता है। तो ये प्रोग्राम जो है इन्वाइसेज करता है, विजन है कि कैसे कवरेज की जा सकती है बॉर्डर विलेजेस ऑन द नदर्न बॉर्डर, जहां पे स्पार्स पॉपुलेशन है, कम आबादी है, लिमिटेड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है। ठीक है, द विलेजेस ऑन द नदर्न बॉर्डर टू बी कवर्ड अंडर द VVP आर बीइंग फाइनलाइज्ड। तो जो कौन से वो विलेजेस हैं, कौन से वो स्टेट्स में वो विलेजेस आते हैं, उनको अभी तक फाइनलाइज नहीं करा गया है। ऑलमोस्ट 1 साल इस स्कीम को लॉन्च करे को हो चुका है। क्यों जरूरत पड़ी इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की? ऑब्वियसली चाइना हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड न्यू विलेजेस अलोंग द LAC इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जैसे आपको मैंने बताया 1 जनवरी 2022 से चाइना का लैंड बॉर्डर लॉ इंप्लीमेंट हुआ था, जहां पे चाइना कोशिश कर रहा है लोगों को वहां पे हैबिटेट कराने के लिए, सेटल कराने के लिए बॉर्डर विलेजेस पे जो इंडिया के साथ लाई करते हैं अरुणाचल में, ताकि अपना जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर वो और ज्यादा लेजिटिमेट कर सके। ठीक है, तो अब चाइना ये कोशिश कर रहा है, तो भारत ने भी कोशिश करा कि भी चलो हम भी कैसे यहाँ पे मेजर को कंटेन कर सकते हैं, काउंटर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटीज कौन सी होंगी अंडर दिस प्रोग्राम? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हाउसिंग की बात करें, टूरिस्ट सेंटर्स की बात करें, टूरिज्म को प्रमोट करना बॉर्डर विलेजेस में, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। रोड कनेक्टिविटी की बात आ जाती है। ठीक है,
डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने की बात आती है, ठीक है, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनल्स की बात आती है, बिकॉज वहां पे ये सब चीजें नहीं है, वहां पे ये इम्यूनिटीज नहीं है। चाइना बहुत रैपिडली ये इम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को जो बॉर्डर विलेजेस में रहते हैं, और कैसे लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, देयर इज स्टिल लिटिल क्लैरिटी ऑन द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑन द क्वेश्चन नॉर्दर्न बॉर्डर्स की बात करिए तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स इज अ वेरी वाइड टर्म। तो बॉर्डर्स की बात आती है तो बॉर्डर तो हमारे पाकिस्तान के साथ भी टच होता है, चाइना के साथ भी टच होता है। तो अगर हम बात करें पंजाब की या अगर हम जम्मू की बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो क्या ये जो बॉर्डर्स, जो विलेजेस जो डेवलप करने की बात करी जा रही है, क्या केवल चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है क्या सिर्फ वहीं पे बात करी जा रही है? इस चीज की भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली इन्फॉर्म करा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कि जो बजट प्रोविजंस है इस प्रोग्राम के, जो कि 2022-23 के बजट में अनाउंस करे गए थे, वो अभी भेजे हैं एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन को उसके अप्रूवल के लिए। अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा इस स्कीम को निकाले को। तो कंक्लूजन की बात यहां पे जो आती है, देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर चैलेंजेस एक बहुत डायनेमिक चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। हमारे कई सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और कई एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। और जहां पे सरहद की बात आती है, देखिए बॉर्डर जो है वो लोगों को डिवाइड करते हैं ऑफ शेयर्ड एथनिक एंड कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए सरहद है, ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी हो सकती है, इंडिया चाइना के बीच में दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जो लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाए करते हैं या इंडिया चाइना के बॉर्डर में लाए करते हैं, शायद वो सेम भाषा बोलते हैं, उनका सेम तरह का कपड़े पहनने का तरीका हो सकता है, सेम खाना खाने का तरीका हो सकता है, सेम वो खाना खा सकते हैं, उनका कल्चर, उनकी एथनिसिटी सेम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल में ये बात करेगी कि ये जो राष्ट्रवाद इनकलकेट करने की भावना है बॉर्डर विलेजेस में लोगों के अंदर, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहां पे इस आर्टिकल में सेंट्रल कही गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे, देयर इज अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द डिस्कोर्स ऑफ रिफॉर्म एंड रियलिटी ऑफ आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। रिफॉर्म्स की बातें हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारी करी जाती हैं, लेकिन रियलिटी जो है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम की वो कुछ और है। क्या विचार है आपका? आपने कमेंट करना है इसको 150 वर्ड्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसको पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे आपको हमारे चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। चलिए बाकी दोस्तों, बेस्ट आंसर जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे था वो पार्थ का है, सो पार्थ वेरी वेल डन। मल्टीपोलैरिटी की बात करी जा रही थी तो पहले तो उन्होंने मल्टीपोलैरिटी क्या है ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीपोलैरिटी। भारत का स्टैंड क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेके, वो यहां पे उन्होंने एक्सप्लेन करा है वेरी ब्रीफली। मल्टीपोलैरिटी इन एशिया, ये विन विन सिचुएशन भारत के लिए कैसे है और क्या चैलेंजेस हैं ऑफ अ मल्टीपोलर एशिया, वो भी इन्होंने यहां पे मेंशन करा है अलॉन्ग विद द वे फॉरवर्ड। तो प्लीज इस आंसर को जरूर रीड करिएगा। बाकी दोस्तों आज की चर्चा में यही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।